बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, हॉट इशू जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, उसकी जानिब आऊँ उससे पहले चंद कुछ सतरें मेरे सामने रिसर्च वर्क पड़ी हुई थी। मैंने सोचा चले आपके गोश गुजार कर दूँ कि आपकी और मेरी ज़िंदगी नए साल के आगाज़ के साथ ही कितनी आसान कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीनी 19 रुपये किलो महंगी हुई है, घी 75 रुपये किलो महंगा हुआ है, ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 4500 तक जा पहुंची है, 20 किलो आटे का थैला 496 रुपये महंगा हो गया है, ब्रॉयलर की कीमत 23 रुपये इजाफा हुआ है, 519 रुपये किलो आपको ब्रॉयलर का गोश्त मिलेगा। अब लाहौर में इस हफ्ते रोटी की 20 रुपये और नान की 30 रुपये, और जहां मैं रहता हूं वहां 35 रुपये नान की कीमत इस टाइम पे चल रही है। डॉलर 226 रुपये 72 पैसे का हो गया, लेकिन आपको मार्केट में मिलेगा नहीं, मैंने आज ही चेक किया है। 226 रुपये के आपको 240 रुपये के करीब भी जाके नहीं मिल रहा। गुज़श्ता 2 माह के दौरान ब्रॉयलर में 200 रुपये फी किलो का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के ऊपर कुकड़ी क्यों महंगी हुई है, इसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल माजी की गवर्नमेंट में उठाए जाते थे जब नून लीग की गवर्नमेंट होती थी। अब फिर ब्लेम उन्हीं को किया जाना चाहिए। क्यों कि वो इंग्रेडिएंट्स जिनसे इस चूज़े की फीड बनती है वो इंपोर्ट होते हैं ज़्यादा, और हमारे चीमा साहब जो हैं, फेडरल मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने उसकी इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा रखा है। बैन है, आगे फीड नहीं बनेगी, फीड नहीं बनेगी तो चूज़ा उतना महंगा होता जाएगा। लेकिन ये कुछ आसानियां हैं जो नई हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने पिछले 7-8 माह के लिए आपके और मेरे लिए की हैं, और नए साल की आपको मुबारक हो। इन्हीं आसानियों के साथ आपको ज़िंदगी गुजारनी है, और इसमें लंबा चौड़ा काम है। अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो आई थिंक आज का शो पूरा मैं आपको रेट लिस्ट जो रिवाइज होती रही है इस महीने के अंदर, सिर्फ उन्हीं के ऊपर बताऊँ तो भी टाइम आई थिंक कम पड़ जाएगा। बहरहाल 11 जनवरी को इजलास बुलाया गया था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आई थिंक इसी के एजेंडा पे होगा, लेकिन बाद में डेट चेंज करके 9 जनवरी कर दिया गया। 9 जनवरी को पंजाब असम्बली का इजलास है। अब उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप होती जा रही है कि पीएमएलएन, आज जब ये खबर आई कि 9 को इजलास है तो उसके बाद मैंने पीएमएलएन के कुछ दोस्तों को कॉल्स की कि मैंने कहा जी नंबर्स क्या है, तो दे आर वेरी पॉजिटिव कि यार 186 चक्कर ही कोई नहीं के तरीके इंसाफ और काबलिक पूरी कर सके। क्योंकि एक खातून, इनके इत्तेहादियों में से एक खातून ने तो आज कह दिया कि उन्होंने पहले वोट दिया था परवेज लाई साहब को, अब वो वोट नहीं करेंगी परवेज लाई साहब की वजारत आला के लिए। तो इस तरह करके सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड अब है। वो जिस तरह शोर शॉर्ट कह सकते थे ना पहले हम कि जी 186 पूरे हो जाएंगे, अब उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। बहरहाल अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। हाफिज ईशान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं, और अमजद इकबाल साहब हैं, तज्जियाकार हैं। राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबके नॉलेज में लाहौर के रेजिडेंट्स के कि आज फॉग बहुत ज़्यादा है, आज धुंध बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि मेरे बाकी 2 मेहमान भी टेलीफोन लाइन पर और स्काइप पर आए क्योंकि ये लोग ऑफिस पहुंच नहीं सके थे। हाफिज साहब, आपसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। सर, बड़े पॉजिटिव है पीएमएलएन वाले और पीपल्स पार्टी वाले के नंबर 186 का पूरा होता नजर नहीं आ रहा। राय साहब शुक्रिया, आपने मौका दिया पार्टी की तर्जुमानी का। आप इससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, इस गवर्नमेंट ने नए साल में जो अवाम को धमाकेदार जो झटके लगाए हैं, जरा आप उसका किसी दिन तफसीली जायजा लें। इस गवर्नमेंट का तो मैंडेट ये था ही नहीं कि ये आटा, चीनी, घी, दाल सस्ती करते हैं। ये तो एक कब्जे की एक हुकूमत थी। इन्होंने तो आके, आप ये देखिए ना कितने बड़े बड़े काम किए इन्होंने, जो कई दहाइयों पर अरसे से मुकदमात इन पे दर्ज थे वो तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए दाल सस्ती होती है, चीनी सस्ती होती है, ना आटा। बिजली के नर्ख कहाँ पे पहुंच गए, सिर्फ आप तकाबली जायजा ले लें इमरान खान की हुकूमत के 3.5 साल का और इन 7 महीनों का। कोविड के बावजूद इकोनॉमी की जो सूरत हाल थी वो पूरी दुनिया सराह रही थी। हाफिज साहब, यहाँ पे जरा रुक जाएं, यहाँ पे जरा रुक जाएं। देखें, इनको बार बार हमें बेचा जाता रहा कि तजर्बाकार हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, ब्ला 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 ब्ला। मैं वाकई में मानता हूं कि ये तजर्बाकार हैं। पूछे क्यों? इन लोगों ने महंगाई में आपकी मेरी मत मार के रख दिया हम पाकिस्तानियों की, लेकिन आपने देखा है कि चंद एंकर्स को छोड़ के कोई नेशनल मीडिया के ऊपर बोलता भी है, कोई शोर भी मचाता है, तो ये तजर्बाकार तो हैं, लेकिन और चक्रों के तजर्बाकार थे जी। इनका तजर्बा लूट मार के बाद अदालतों से कैसे बचना है, इस कौम को कैसे गुमराह करना है, इनमें ये माहिर है। और इनकी जो पेशा वाराना जो ये इनकी एक्टिविटीज है वो सारी कौम ने देखी है। आम आदमी के लिए तो ये आए नहीं थे। अब देखिए, मियां नवाज शरीफ से लेके उनके भाई, उनके भतीजे, उनकी बेटी, उनके बेटे, कोई ऐसा फर्क तो बता दे जिसका आज नैब में या अदालतों में केस हो। तो फिर इस मुल्क को किसने लूटा? शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम देखे, वो थोड़े दिन पहले फरमा रहे थे कि
ये 30 सालों का क्राइसिस था। 30 सालों में पिछले 3 दहाइयों से इस मुल्क के इस मईशत को तबाह किया। मिल बैठना होगा यार, ये भाषण तब दे के पता नहीं कौम को वजीर-ए-आला और गुमराह कर रहे वजीर-ए-आज़म हैं। कौन थे, ये मुझे तो 30 याद सालों पर पड़ता है कि यही इक़्तिदार थे। में तो जो पीडीएम वाले हैं, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत इस पे रही, बेनजीर पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ पे रही, तो फिर यही तो इन्होंने एतराफे जुर्म कर लिया। चार्जशीट अपने ही नाम ये कर ली कि इस मुल्क को इन्होंने लूटा है। तो फिर कौन लूट गया अगर ये करप्शन से इनके केसेस फ्री हो जाएंगे? अब मैं आता हूं जो अब बात आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, एतमाद का वोट लेने की, तो सर देखें, ये तो जो होगा ये तो इंशाल्लाह आने वाला हफ्ता बता देगा कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब होती है, चीफ मिनिस्टर एतमाद का वोट ले पाते हैं या नहीं ले पाते। लेकिन उससे पहले एक चीज बेनकाब होगी, ये जो सिंध से एक लीडर, नाम नहाद लीडर चला, जो एक विरासत के ऊपर, एक स्टाम्प पेपर के ऊपर एक आके इस मुल्क का प्रेसिडेंट भी रहा, उसने आके जो यहाँ पे हल्ला फेरा है वो सारी कौम ने देखा है। क्या होगा? लेकिन वो हल्ला पिछली अमन दफा तो क्यों नहीं फिर सका था? तहरीके जरदारी साहब इंसाफ तो पिछली और दफा भी क्यों आए लीग। थे। अब साहब जरदारी साहब तो पिछली दफा भी आए थे, लेकिन पिछली दफा फिर क्यों नहीं कामयाबी मिली उनको? सर कामयाबी मिली ना, एक रुकने असेंबली जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो सखर एयरपोर्ट पे गई है और उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो गया उनसे राब्ता। तो फिर इसका मतलब है कि वो ऑपरेशन कर गए हैं। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि इन्होंने जो विफाकी हुकूमत आके संभाली इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, उसके बाद जो मुल्क का इन्होंने बेड़ागर किया, अब पंजाब का भी कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ये चीज अच्छा, इसका मतलब है कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि आपसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया जाना, नंबर पूरे नहीं होने आप? मैंने बिल्कुल कतन राय साहब, बिल्कुल मैंने ऐसी बात नहीं की। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे, इनके सारे मकरू धंधे और इनके जो चाले हैं वो इंशाल्लाह सब नाकाम होंगी। एक आध अगर बंदा निकल भी जाता है तो तहरीके इंसाफ अपनी अददी अक्सरियत रखती है, एतमाद का वोट भी लेंगे और इनको इस दफा फिर शिकस्त देंगे। ये जो ख्यालों में बैठे हैं ना, अब वो सूरत हाल कौम मुसरत कर चुकी है उन तमाम लोगों को जो रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बने, बिलखुसूस वो लोग जो वो अरकान असेंबली जो मुनहरिफ हुए। तो उनका हाल देखने के बाद कोई बंदा जाएगा नहीं। मैंने तो सरसरी सिर्फ ये बात की है कि ये आए, इन्होंने खरीदो फरोख्त बाजार लगाया है, कोई एक आध बंदा चला भी जाए तो तहरीक इंसाफ और क्यू लीग के जो अरकान असेंबली है वो इंशाल्लाह भरपूर हम एक आध दिन में अपनी ताकत का भी मुजाहिरा करेंगे। अमजद इकबाल साहब, हाफिज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, लेकिन हाफिज साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि जी हमारे पास नंबर पूरा है, हम एतमाद का वोट बिल्कुल ले लेंगे। हाफिज साहब को बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, और आपको सबको भी। हाफिज साहब को आपने शुरू में हाफिज साहब ने शुरू में एक फिक्रा बोला था, वो बड़ा अच्छा था। आपने जब उनको मौका दिया तो उन्होंने कहा कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी पार्टी की तर्जमानी का मौका दिया। तो हाफिज साहब का मोराल तो यही होना चाहिए, उनको यही गुफ्तगू करनी चाहिए जो उन्होंने की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर चूंकि मैं किसी पार्टी का तर्जुमान तो नहीं हूँ, मैं एक सर आप एक पार्टी के तर्जुमान हैं ना, आप पाकिस्तानियों के तर्जुमान हैं। जी जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। मैं तो वो बात करूंगा जो ग्राउंड रियलिटी है, जो मुझे नजर आ रही है कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है, मैं तो उसकी। देखिए आप साहब ने खुद 2 दफा ये बात की कि एक आध बंदा इधर उधर अगर हो भी जाए। देखिए 187 वोट हैं जो इनकी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक इनके पास जो थे, जो 2 रोज पहले तक जो कहे जा रहे थे, जो 24 घंटे पहले तक थे। जी जी, अब उसमें से 1-2 बंदा अगर दाएं बाएं अगर होने का मतलब ये है कि फिर 185 2 बंदे अगर दाएं बाएं होते हैं तो 185 रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जी के 185 से तो एतमाद का वोट नहीं होता पूरा। इसका मतलब है कि जी के वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे अपने ओहदे पर इस वक्त जो चौधरी परवेज लाई हैं। दूसरी बात ये देखिए, एक बड़ी स्मार्ट मूव आप उसको कह सकते हैं कि जो थी कोशिश थी शायद पीटीआई की और हुकूमत की कि 9 तारीख को वो अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग शायद करवाएं, और वो यकीनन वो पूरे ना कर पाते तो ये शायद एतमाद के वोट की जो मामला था खत्म हो जाता। उन्होंने वो फौरी तौर पर वो यकीनन उनके पास भी वोट पूरे नहीं है। मैं ये बात बिल्कुल मुझे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि उनके पास अदम एतमाद की तहरीक के लिए नून लीग के पास वोट पूरे नहीं थे। उन्होंने वो तहरीक दोनों जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ थी वो दोनों वापस ले ली। इसका मतलब ये है कि अब उसके ऊपर तो वोटिंग नहीं होगी,
अब फिर आके वो सारा बोझ आप कह सकते हैं कि वो वजीर आला के ऊपर पड़ता है कि वो अपनी जो एतमाद का वोट है वो 186 वोट पूरे करे। अब अगर वो 186 वोट पूरे नहीं करते, पहले नंबर पे तो ये है कि फिर ये अगला वो फिर जिस तरह के आपने देखा कि जी के वजीर आला के इलेक्शन के लिए एक जो प्रोसेस पूरा वो होना, वो एक नई एक सिलसिला होगा, लेकिन उस वक्त तक वो यकीनन फिर वो वज़ीर आला काम करते रहेंगे अपने ओहदे के ऊपर, और उसको कितना अर्सा लटकाया जा सकता है। इससे पहले हमने देखा कि जब ये पहले हुआ अदम इत्मीनान तो उस वक्त ये कितना लटकाया गया। तो अब भी मेरे ख्याल में, वैसे मेरा ख्याल है कि ये जो अदालतों का मामला है ना, अभी तो चूंकि ये अदालत में 11 तारीख को वो उसके ऊपर हियरिंग है, उस वक्त तक इसको ये पेंडिंग कर सकते हैं। 9 का इजलास भी पेंडिंग हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो ये 11 को अब अदालतों ने नोटिस जारी किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के बड़े बेंच ने। अब उसमें कितना दिन वो चलती है समाअत, एक दिन चलती है, एक हफ्ता चलती है, एक महीना चलती है, वो सारे चूंकि नहीं, लेकिन 11 से पहले उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है ना। नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। वो 11 तारीख तक वो उन्होंने समाअत मुलतवी की थी, जब अदालत ने की उस वक्त ये बिल्कुल नहीं कहा गया था कि आप 11 तारीख से पहले इत्मीनान का वोट लें। वो बात यह है कि 11 तारीख को, यही तो इशू है ना कि 11 तारीख को जब समाअत होती है तो उसके बाद उसके वो बयान आप दोनों की तरफ से अपने अपने दलाइल हैं कि वो क्या दलाइल देते हैं कि क्या गवर्नर ने ठीक किया या नहीं ठीक किया। अब इसका फैसला होने में अब कितना अर्सा लगता है, अगर उसमें एक दिन का काम तो नहीं है जी, एक दिन का काम तो नहीं है, एक हियरिंग का काम तो नहीं है, उसमें सारी बात। मैं यहाँ पे अमजद भाई ने बात की जो आप साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ, मैं इधर से स्टार्ट करूंगा, लेकिन राना अरशद साहब ने इतनी धुंध में हमें ज्वाइन किया। राना साहब आपका डबल शुक्रिया, क्योंकि मैं खुद भी आया तो मैंने भी घंटा लग गया, आई एम श्योर कि आपको भी टाइम लगा होगा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राना साहब के नंबर, क्योंकि एक खातून एमपीए जो है मजलिस वज़ारतुल मुस्लिमीन की, उन लोगों ने तो नाज़रीन जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि एक्सक्यूज कर लिया है परवेज इलाही साहब को वोट देने से। तो अब 187 से 186 एग्जैक्ट वो फिगर आ गया हुआ है कि जो तहरीक इंसाफ और काफ लीग को चाहिए अपनी वजारत आला बचाने के लिए, अगर एक भी एमपीए इस तरफ होता है तो परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं रहेंगे। अब देखिए वही अमजद साहब वाली बात कि वो 9 को वोटिंग करवाते हैं या आगे मजीद ड्रैग करते हैं, दैट इज व्हाट वी गोना सी इन डेज टू कम। राना साहब बंदिशें तोड़ ली हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायसा सब आपका मशकूर, आपने बजा फरमाया, लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह अमजद इकबाल साहब बड़ी फ़हम फरासत रखते हैं और उनकी बड़ा उनका जो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अगर तो गवर्नर साहब ने कोई गैर आइनी काम किया है तो उनको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अगर मैंने सुना है कि जो 1973 का आइन है वो हर गवर्नर को इख्तियार देता है कि जब कोई भी चीफ मिनिस्टर जो है हो कोई तो रीजन बने 1, 2, 3 हो तो देन फिर वो कह सकते हैं कि आप इत्मीनान का वोट ले लें। बिल्कुल ठीक है। और जब 23 दिसंबर को सब्तान खान साहब असेंबली का इजलास उन्होंने कॉल किया हुआ था तो वो 186 तो वहां अगर थे वो हाथ खड़ा करते, 1 मिनट की बात थी, काम खत्म हो जाता, वो अपना काम करते, हम अपना करते। अब उनके पास मेरे सोर्सेज के मुताबिक 186 नहीं है, एक आधे कम है, कोई वो एक आधा काम, एक भी कम होगा ना। हाँ 185 पे तो गेम तो खत्म हो गई। अगर 186 नहीं है, हाँ, एक भी कम हो, हाँ, वो हम हो या कोई और हो तो फिर वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा। और वो रास्ता अपना खुद बंद कर बैठे में कि आपका वोट उनके काम किसी का नहीं है, और आप में से कोई बंदा उधर चला भी तो वोट किसी काम का नहीं। जी, इसलिए देखिए जी, हमने जो स्पीकर साहब के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक थी और डिप्टी के, वो हमने बिल्कुल वापस ले ली है। अच्छा मूव पॉलिटिकली बहुत। और खान साहब जो हैं, मेरा ख्याल है कि ये जहां दूध की नहरें और शहद मिलकर लोगों को पिलाया जा रहा है, जमान पार्क और जो परसों बारिश भी हो रही थी, सादी पानी की बोतल और पंजाब के वहां पर खवातीन और मर्द टीचर्स, हाँ, सर्दी की शिद्दत में छोटे छोटे बच्चे, वो मैं अपडेट कर दूं, वो सॉर्ट आउट हो गया उनका। जी मुझे पता है उनका सॉर्ट आउट। सर वो जन्नत किसी ने घर से तो नहीं देनी थी, वो कौमी खजाना, देखिए वो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, उनको रेगुलर करना था ना, वो ऑलरेडी फिर मेरे ना गल करोगे तो मैं बैकग्राउंड चला के नहीं, बैकग्राउंड को छोड़े। क्यों छोड़े? नहीं, इसलिए वो आपने भर्ती किए में, वो नून लीग ने भर्ती किए में। भाई हम गुनाहगार हैं। 74,000 में 60,000 आप रेगुलर करके 14,000 आप छोड़ के चले गए। राय साहब हम तो गुनाहगार ठहरे, आप भी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मैंने पहले बात की शहद की, दूध की, रोटी, नान फ्री। मैं ये अर्ज कर रहा था कि
सर्दी की शिद्दत और बारिश हो रही थी। हाँ, और वो अगर हमारे दौर में हो और कोई बाहर रोड पे बैठा हो और हम रियासत मदीना का जिक्र करें तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा हम अपनी जमीर के कॉलोफेल का तजाद है। कॉलोफेल का तजाद रैसा वो 7-8 दिन से लोग बैठे थे, बिल्कुल बैठे, मार रोड पर भी और जमान पार्क के बाद। बिल्कुल ये खान साहब को चाहिए था उनके इश्यूज को टेकअप करके उस पर डायरेक्शन दे देते। बिल्कुल जो आपने फरमाया वो अगर कल हुई है तो वो 3 दिन पहले भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूं ये बिल्कुल अब इनके पास मैंडेट नहीं है। 12 करोड़ अवाम के चीफ मिनिस्टर पहले बुजदार साहब मुसल्लत किए गए थे, उनसे रिजाइन लेकर फिर पंजाब के सबसे बड़े बेकौल इमरान खान डाकू के सुपुर्द पंजाब कर दिया। यकीन करेंगे स्ट्रीट क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। रुके तो सही, फिर ये मुसल्लत बाजवा सब करके गए। मैं समझता हूं जिसने भी किया बेकौल, क्योंकि मशवरा तो बेकौल सीनियर चीफ मिनिस्टर मुनस अलाई साहब, सीनियर चीफ, और जो सीनियर चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया है मशवरा तो उनसे किया था जी। साहब ने खुद कहा कि मैं कहता हूं, लेकिन असल बात यह है नहीं मनो ना कि फिर आज जिम्मेदार इमरान खान है। ये तो कह तो देना, पहले कोई भी जिम्मेदार हो, अब ये कह तो देना नहीं। अगर इमरान खान कहते हैं कि पहले मुझे नहीं पता, मेरी टिकटें भी देते रहे, नैब के इंचार्ज भी वो थे, फॉरेन पॉलिसी के जिम्मेदार, तो फिर इमरान खान किस चीज का प्राइम मिनिस्टर था? नवा आया ना सेक्रेटरी? नहीं, नवा नहीं आया था, 72 साल की उम्र है। अच्छा। और जो साथ उनके हैं वो लैला मजनू, शामुल कुरैशी, वो उनका वजीर खारजा रहा, इनका भी वजीर खारजा रहा। अब उसने 70 साल की उम्र में और क्या तजर्बा किया? हो सकता है आपका वजीर खारजा भी रहे। राय साहब, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि 186 बंदों इत्तेमाद का वोट इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि विद इन पीटीआई और काफ लीग बहुत दराड़े पड़ चुकी हैं। ये दिखावे के लिए है कि जनाब मुनसलाई साहब आ रहे हैं जमान पार्क, और जमान पार्क में जनाब एक मीडिया से गुफ्तगू हो गई है और दूसरी कैसे होनी है इत्तेहादी से। और कौन है? एमक्यूएम पीपल पार्टी की बात नहीं करते, वो काफ लीग की बात करते हैं, जो शायद इनकी पहले इत्तेहादी है। और परवेज इलाही साहब स्पीकर थे इत्तेहाद के नतीजे में पंजाब असेंबली के। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये तजाद है, कहते कुछ है करते कुछ है। ये 186 का वोट, जैसे आपने कहा महंगाई मुकाओ मार्च, हाँ, हमने स्टार्ट किया, गवर्नमेंट खत्म करो, हमने महंगाई का कंट्रोल करनी है, मर गया 12% 13% महंगाई की शरह सी 30% हो गई। कॉलोफेल तजाद इसी को कहते हैं ना? जी तजाद है, तजाद है, कॉलोफेल तजाद। और मेरा ख्याल है कि तजाद के नतीजे में ही हमने 2 हफ्ते पहले 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया और रोटी नान 32 और रोटी जो है पंजाब के चीफ मिनिस्टर, इसी पे मैं आपको पंजाब के चीफ मिनिस्टर या तो गुलाम हैदर वाई साहब हैं, इतना अच्छा, तो या फिर हम ही हैं। मेरा ख्याल है कि ना गुलाम हैदर वाई साहब हैं और ना ही हम यूटिलिटी स्टोर। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर फेडरल सब्जेक्ट है जी। अल्हम्दुलिल्लाह नए साल के तोहफे पता चले आपको जी? जो भी है, यूटिलिटी स्टोर पे चीनी की कीमत 19 रुपए किलो बढ़ी है नए साल में, बढ़ गई 2 दिन, कल और आज बढ़ गई ना। 75 रुपए क्यों महंगा हुआ है सर जी? किस 75 रुपए क्यों महंगा है? एग्रीड। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 70 रुपए थी तो आप हमसे कोई नहीं खुश थे। 5 किलो 85 कर दी तो 5 किलो चीनी जब मिलती थी एक आदमी को तो कोई खुश नहीं होता था। जब 1 किलो चीनी लेने के लिए, शनाख्ती कार्ड लेने के लिए न्याजी के दौर में लाइन में लगना था, उसमें हम बड़े खुश थे। नहीं राणा साहब, इसलिए राय साहब, जब 300 रुपए गन्ना हो गया और गन्ने के नतीजे में वो पंजाब हुकूमत ने गन्ना किया, हमारे दौर में तो 220 था। जब 80 रुपए गन्ना, जिम्मेदार मरता है तो मर जाए। नहीं, मरता नहीं। जिम्मेदार की डीएपी की बोरी 1400 थी इमरान नियाजी के दौर में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9000 की है। अब पूरे पाकिस्तान से पता कर ले, 9000 की डीएपी की बोरी है। हाँ, हमने बिजली का यूनिट 13 रुपए कर दिया, उसमें भी 303 रुपए 60 पैसे से मजीद रिड्यूस किया है। और हमने जो 1800 कर्जे जिम्मेदार को दिए, इसीलिए दिए कि जिम्मेदार मुस्तहक है। लेकिन इशू मेरा यह है कि गंदम जिम्मेदार से खरीदी गई 2200 रुपए, आज 4500 रुपए मार्केट में कौन फरोख्त कर रहा है? आपने जो इंपोर्ट करके कोटा दे रहा है पंजाब का, नहीं दे रहे? आप इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम, आप कोटा नहीं दे रहे पंजाब। सर जी पंजाब के तमाम जो गोदाम है गंदम के, वो अभी तक भरे हुए हैं। जो गवर्नमेंट ने 2200 रुपए 5 लाख टन है, वो आपके रिजर्व है, वो कोई भी गवर्नमेंट सेंसिबल गवर्नमेंट रखना चाहती है। इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा आप ये देखें, जो गंदम इन्होंने परचेज की यानी खरीदी, वो कहां गई? वो गंदम का जो टारगेट होता है, वो जो कंज्यूमर या कंज्यूम होनी होती है, खर्च इस्तेमाल होनी है, तो उससे ज्यादा होती है। 40 लाख टन गंदम खरीदी गई। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 4500 रुपए गंदम का प्रॉफिट इमरान खान साहब या परवेज इलाही साहब ले रहे हैं, वो कौम के
मुंह पर बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ डाका मारा गया, रोटी 6 रुपए से 50 रुपए की होगी, डाके मारते हैं आप और लोग नान क्यों? 25 रुपए का हो गया, इसका जिम्मेदार तो पंजाब में हम है। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ जिथे होते 32 रुपए का, भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, 35 रुपए का नान हो गया, इसलिए मैं आपसे, मेरे भाई हैं जो भी कहे, लेकिन गंदम 2200 रुपए कर दो। हाँ, जब नई गंदम महंगी हो तो बिल्कुल हम मान लेंगे। हाफिज साहब ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ यार पंजाब ਦੇ ਨਾਲ। यार राय साहब, एक तो आदाब अर्ज है राणा साहब को। हाफिज ईशान साहब आदाब अर्ज कर रहे हैं। सर मैं ताबेदार साहब, अल्लाह ताला तेनू वड्डा वजीर लावे सर। सर गुजारिश ये है कि एक तो भी जो इससे पहले बात हो रही थी, पहले मैं वो कर लूं। एक तो वो हमजा शहबाज साहब आ रहे हैं, वजारत आला का ख्वाब सजाए, छुट्टियों पे पाकिस्तान आ रहे हैं, छुट्टियों पे इस कौम के मुंह पे तमाचा मारने के लिए। तो इंशाल्लाह वो वैसे आप साहब मैं आपको क्रेडिबली बता रहा हूँ, बेचारे छोटे मियाँ साहब शदीद डिप्रेशन में थे जब वज़ीर नहीं बनता, तद गए रहे बाहर पाकिस्तान, शदीद डिप्रेशन में थे, क्रेडिबली बता रहा हूँ। मेरी जरा बात जरा सुनिएगा प्लीज। एक तो वो इंशाल्लाह मायूस लौटेंगे, वो जो छुट्टियों पे पाकिस्तान आ रहे हैं, वजारत आला का ख्वाब सजाए, वो इंशाल्लाह मायूस होंगे, नंबर भी पूरे होंगे। और सिर्फ अगर जमीर जागने की बात है तो ये भी कोई बाइद नहीं कि मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लोगों के जमीर जाग, लेकिन वो आपको वोट नहीं कर सकते ना, वो आपको वोट नहीं कर सकते सर। मैं सिर्फ सियासी बात कर रहा हूँ। ओके। अब सर बात ये है कि किस कदर ये एक परेशान कुन लम्हा है पाकिस्तानियों पे, बिलखुसूस जो पंजाब की अवाम है, ये इसी तरह करते रहेंगे। पंजाब के अवाम ने अगर इन्हें मैंडेट नहीं दिया, अगर ये हक हुक्मरानी नहीं रखते, जो तयशुदा आइन की बात ये अभी कर रहे थे, तो इसका तो मतलब ये है कि राणा साहब जो अभी कह रहे थे कि क्या गवर्नर साहब ने आइन से मतजावज किया, आइन से हटके कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह दिया। जी बिल्कुल, ये बात की नफी कर रहे हैं जो मोअज़्ज़ज़ अदालत ने दी। अगर ये इतना ही आइनी था तो फिर जजेस ने क्यों इसको कालादम करार दिया? वो तो सियासी बुरान को वज़ारत आला के लिए परवेज इलाही को काम करने के लिए इजाजत दी। सर ये अब ज्यादा, अब कौम जानती है कि पाकिस्तान का आइन क्या है, पाकिस्तान के आइन का तकद्दुस क्या है, अवाम अपने वोट की अहमियत को जान चुकी है। जब इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया था तो तहरीक इंसाफ या इमरान खान की कॉल के बगैर लोग बाहर सड़कों पे निकले। जब दोस्त मिजारी ने, राणा साहब कहते हैं जिसने किया था उसका नाम ले, हमने नहीं किया, वो तो मासूम है, वो बेचारे तो नहीं कर सकते गवर्नमेंट में। वफादारी तब्दील की और ज्यादा नंबर लेने के बावजूद हमजा शहबाज को वजारत आला के लिए अनाउंस कर दिया, तो उस वक्त भी कौम किसी के कहे बगैर निकली थी। तो राणा साहब, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, पंजाब की अवाम अपने हकूक पे डाका नहीं डालने देगी। आप एक दफा तो कामयाब हो गए, इंशाल्लाह पंजाब पे दोबारा आपका ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन ये कभी तबीर इसकी मुमकिन नहीं हो सकेगी, कभी ये आपका ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। नंबर भी पूरे करेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे और परवेज इलाही ही वजीर आला रहेंगे। राणा साहब ये बात फिर असेंबली डिसॉल्व करेंगे, आप भी कर ले, फिर असेंबली डिसॉल्व करेंगे। नंबर गेम में आपको घुमा रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अब ये जो बात कर रहे हैं गन्ने की, अच्छा रुके ना सही, ये तो बताएं, नंबर पूरा कर लेते हैं। आप सब सुने तो सुने पहले भी किया, आप सब सुने नंबर पूरा कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून का वतीरा बन चुका है, आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। कौन सा बिजली का यूनिट सस्ता किया, पेट्रोल की प्राइसेस जब पूरी दुनिया में कम होती हैं तो पाकिस्तान में बढ़ाई गई, और आज जब प्राइस बढ़ी तो इन्होंने कहा जी हम नहीं बढ़ाएंगे। यानी ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम में शऊर नहीं है। क्या वो ये जानते नहीं है कि ये हुकूमत कैसे तब्दील की गई? क्या वो ये नहीं जानते किसने की थी? वो कहते हैं हमने तो नहीं की थी। हुकूमत का असल हकदार कौन है? क्या ये कौम को और कितना बेवकूफ बनाएंगे? 30 सालों तक तो ये दोनों जमातें, पीडीएम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, एक दूसरे को मुख्तलिफ करप्ट कह के एक दूसरे पे मुकदमात बना के एक दूसरे के खिलाफ वोट लेते रहे। आज ये मुत्तहिद कैसे हो गए? तो मुख्तलिफ नजरियात वाली जमातें जब इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे होती हैं तो कौम इसको भी जानती है।
अब वो वाला दौर रहा है। और आप साहब मुझे वापस आके ना, आपसे मुझे ब्रेक में जाना है, ब्रेक के बाद वापस आके स्टार्ट में सिर्फ एक पॉइंट से करना है। पंजाब में तहरीक इंसाफ और काफ लीग की परफॉर्मेंस पाकिस्तान और केपी में परफॉर्मेंस क्या, वो परफॉर्मेंस का फॉर्मूला या थोड़े से मोटे से स्टैट्स आपने देने में छोटी सी ब्रेक ले रही है नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आए तो हाफिज साहब से ही आगाज करूंगा कि सिर्फ परफॉर्मेंस का कंपैरिजन देने के सिंध में उन्होंने ये किया, बलोचिस्तान में चले, बलोचिस्तान में भी प्री गवर्नमेंट रही इनकी, केपी और पंजाब का सिर्फ हमें बता दें कि हमारे ये मोटे मोटे स्टैट्स हैं, दैट इज व्हाट वी अचीव्ड। छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बार बार फोन साथ साथ में चेक कर रहा हूँ, बार बार खबरें कुछ इस किस्म की आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद अरकान पंजाब असम्बली राइट लेफ्ट होना स्टार्ट हो गए। बहरहाल आप सब सवाल पूछना तो मैंने था, लेकिन राना साहब के माइंड में कुछ चल रहा है, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी राना साहब। राय मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ, हाफसा मेरे भाई हैं, छोटे बड़े प्यारे भाई हैं। इशू ये है कि अगर खान साहब दोनों असम्बलियाँ डिजॉल्व करना चाहते थे 26 नवंबर को, फिर 23 दिसंबर की डेट, तो पंजाब में तो ये इशू आया, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो वो इशू नहीं है। हाँ, वो मेजॉरिटी इनकी, वो असम्बली डिजॉल्व कर सकते थे। लेकिन आप लिख लें कि वो दोनों असम्बलियां डिजॉल्व नहीं करना चाहते और नहीं करेंगे। और जो उन्होंने इकट्ठे होकर 4 दिन पहले कौमी असम्बली में जाकर रिजाइन देने थे, एमएनए, वो भी नहीं गए। स्पीकर साहब नहीं थे, नहीं थे सर, थे वो नहीं गए उधर। पहले ही सर नहीं सर, वो जो शोर मचा दिया था ना 2 दिन पहले शाहमूद कुरैशी और फवाद साहब ने कि स्पीकर भाग गया, तो स्पीकर नेक्स्ट डे उसने वो टूर सस्पेंड करके वो असेंबली में मौजूद थे और सारा दिन वेट होता रहा। अहमद डोगर साहब ने फोन किया कि आज हम बिजी हो गए हैं, हम कल आएंगे। असद कैसर साहब और एक डेलीगेशन वफद गया था, और शाहमूद कुरैशी साहब, परवेज खटक साहब खिसक गए। आप सब मैं आता हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सब आप ही की तरफ कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में 2008 का हेलीकॉप्टर से लेकर आज तक को रेगुलर बैक डेटों में किया जा रहा है कि पाकिस्तान को ये कैसे चलाना चाहते हैं, ये जवाबदेह नहीं है और कोई इनसे जवाब तलब नहीं कर सकता, नहीं करेंगे। और वो आप भी नहीं करेंगे, नहीं, हमने अदारों ने करना था ना। और जो गवर्नर ने बात की कि आप इन फ्यूचर कानून बनाते हैं, गुजरा हुआ टाइम तो नहीं बनाते, लेकिन वो कहते नहीं हम रियासत मदीना की बात करते हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज पंजाब में जो गंदम महंगी बेचकर रोटी 16 रुपए की और नान 35 रुपए का हो गया है, 20 रुपए की रोटी, इसके जिम्मेदार हम 20 रुपए की रोटी, 15 से 20 रुपए की रोटी और 25 रुपए का सादा, 32 रुपए का नान, 32 रुपए का नान, और दूसरा नान जो वो 40 रुपए का पहुंच गया है। तो इसकी अगर तो मुस्लिम लीग नून जिम्मेदार है, जैसे एंटी करप्शन ने चौधरी अशरफ एमएनए 85 साल उनकी उम्र है, उनको पर्चा दे के अंदर कर दिया है, तो उसी तरह उनको भी कर दे जो आटा महंगा, गंदम महंगी बेच रहा है। लेकिन वो फेडरल इतना बेबस है कि जी, फेडरल वाकई इतना, आपको कोई महकमा नहीं। राय साहब, आफ्टर 18 अमेंडमेंट चीफ मिनिस्टर के साथ ही होता है चीफ सेक्रेटरी और आईजी, और वो उनको जवाब दे। तभी मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब भी उनको अपना वज़ीर आला लगता है, मेट्रो चला दो। जी ऐसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मरकज में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं, अवाम को रिलीफ देना तमाम सूबाई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और फिर डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियां किधर हैं? वो तो बुज़दार साहब के टाइम में भी नजर नहीं आती। नहीं, वो तो कहानी को, अब भी नहीं, अब एक ही बात है, कहानी को नहीं, राय साहब खजाने में पैसा नहीं, लेकिन डेली 100 20 मंसूबे नए की इनॉग्रेशन की जा रही है और परवेज लाई साहब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फंड संजय बुनियाद रख 2 जिलों में फंड भी जा रहा है। वो मुझे पता है, वो 90 अरब रुपए डेवलपमेंट का फंड पड़ा हुआ था जब हमजा साहब की बात गवर्नमेंट थी, और फिर वो खर्च करने के बाद अब जो नए, अच्छा जो 4 साल पहले मंसूबे शुरू हुए थे हॉस्पिटल वो मुकम्मल नहीं हो रहे, नए मंसूबे शुरू करके मैं समझता हूं लाहौर समेत ये बेड़ा गर्क पर तुले हुए हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये जो हमने 10 रुपए पेट्रोल कम किया, लेकिन किराए में 1.8 आने भी कमी नहीं हुई। वो करनी थी जो आरटी सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट और चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्शन देनी थी, लेकिन अवाम को रिलीफ को नहीं देता, शोर मचाते हैं और पाकिस्तान को दिवालियापन की तरफ लेके जा रहे हैं। और गवर्नर ने आपने आइन का इख्तियार किया है। आते आते उसी पे वापस आते जी आप साहब। आर्टिकल 130 मेरे भाई हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल का वोट उनका इख्तियार है, और वो उन्होंने कहा था, और ये ले ले, हमें कोई हर्ज नहीं, अगर पूरा कर लेते हैं तो रह सब अच्छी बात है। जी आप साहब।
राय साहब, राणा साहब बड़े मजे हुए सियासतदान हैं। अपनी पार्टी की भरपूर तर्जुमानी करते करते ये हकायक को भूल जाते हैं। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो जो मरियम नवाज साहिबा और राणा सनाउल्लाह ये कहा करते थे कि आप असेंबली तोड़े, हम इलेक्शन करवा देंगे, ने तोड़ दी असेंबली, कह दिया। अब किस चीज के लाने पड़े उन्हें? अब आगे सर सुने, जरा मेरा मौकफ पूरा ले लें सर प्लीज। अब ये देखिए, केपी की हुकूमत और पंजाब में असेंबली तहलील करने का जो फैसला इमरान खान साहब ने किया, अब ये इस पे भी तानाजनी शुरू कर दी है इन्होंने। भाई ये हमारी एक सियासी एक मसलियत पसंदी है, एक सियासी एक फैसला है, हम जो मर्जी करें अपने सूबे में, अवामी मैंडेट हमें इस चीज की भी इजाजत देता है। अब जिस आइन के तहत गवर्नर ने इनको पाबंद किया कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो क्या वो आइन, क्या वजीर आला को ये इख्तियार, ये कानून ये इजाजत नहीं देता कि वो असेंबली अपनी मर्जी से तहलील करे अपने पार्टी कायदीन की, जिसके नाम पे मैंडेट मिला उसके कहने पे? गुजारिश ये है कि ये चाहते हैं कि कौम को इसी तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखे और तुन के महंगाई करे। अब आप ये देखें, किसानों का इस्तेहसाल तो इन्होंने शुरू कर दिया है, केपीके में इनका तो कोई चक्कर ही नहीं है। वहां पे तो मौलाना फजल रहमान और बाकी जमातें हैं, ये तो दूर दूर तक केपीके में नहीं है। सिंध में मुस्लिम लीग नून कहां पे है? तो वफाक की नुमाइंदा जमात वो है जो 155 सीटों के बावजूद आज वजारत उज़्मा से महरूम है। और जो वो बात राणा साहब ने की, मैं बड़े अदब से गुजारिश करना चाहता हूं कि या तो इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती या ये कौम को गलत बात बताना चाह रहे हैं। राजा परवेज अशरफ साहब ने इज्तिमाई इस्तीफे लेने से इनकार कर दिया है। ये गए नहीं है कमिटमेंट के मुताबिक हमारे पार्लिमानी लीडर वहां पे गए हैं। आप राणा साहब गारंटी दे दें कि ये लोग चले जाएं, तो तुझे सारे रिजाइन एक्सेप्ट कर लो। राणा साहब की गारंटी तो ले लेंगे, राणा साहब की सुनेगा कौन, मानेगा कौन? नहीं गए, वफद गया ना, वफद गए। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि सब आ जाएं और एक एक का जो रिटर्न वो रिजाइन है वो ये कहते कि वो मेरा सिग्नेचर और मैं वेरीफाई करता हूं, बस यही बात है। ये इस पे नहीं आते, प्रोसीजर यही है, करनी है तो मसला क्या है जी? इसके अलावा कोई प्रोसीजर नहीं है ना। कर दिए एलानिया तौर पे तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली से रिजाइन किया है। एलानिया किसी बंदे ने ओहो एक तरीका कर है। अगर स्पीकर कहता है, अगर स्पीकर कहता है कि इंडिविजुअली आके वेरीफाई करें तो मसला की यार, आपने रिजाइन कर दिया है, एक एक बंदा चला जाए कि मैंने जाके जी मैंने रिजाइन किया, टाटा। इसको ये लाहासिल मश्क कर रहे हैं। आप ये देखिएगा। ओ नहीं सर, 100-125 एमएनए तो डाकड़ा ला हासिल करे, कोई 4000 एमएनए के 200 एक को आज बुला ले, एक को अगले हफ्ते बुला ले, तो फिर वो मकसद कहां पे हल होता है? तरीके से आपने क्या वासिक के वासिक साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे, डिप्टी स्पीकर आपके। वासिक साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी ऑल गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वासिक भाई अभी खबरें आ रही, मैं साथ साथ फोन देख रहा हूं कि जी एक खातून एमपी के मजलिस वाजिदुल मुस्लिमीन वाली आपका छोड़ के उन्होंने इनकार कर दिया, एक आधा एमपी और है उसकी भी चल रही है, क्या हकीकत है सर? सर जिसका पॉलिटिकल कैरियर सिर्फ अपनी बैंक बैलेंस से, अपने एसेट से रिलेटेड होगा, जो भी किसी भी जमात का होगा वो ये गलती करेगा। रही बात जो आप कह रहे हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी खबर नहीं है कि कोई हमारा साथी हमें छोड़ के जा रहा है, बल्कि इनफैक्ट पिछले दिनों भी 2-3 साथियों के बारे में जो जिक्र चलता रहा तो हमने उनसे अप्रोच किया, उन्होंने कहा बिल्कुल आपके साथ हैं और हम लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में पार्टिसिपेट भी करेंगे। हम लोग तो फुल फ्लैश तैयारी में, अगर हम तैयारी में ना होते तो भाई हम तो आपको अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिखा देंगे। और बताएं 9 तारीख को, इसका मतलब है 9 तारीख वाले इजलास में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग, आप हमारे से कोई भी सरप्राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने डेट अनाउंस करके सरप्राइज दी थी, हम फिर से लेंगे। कोई खबर दे दें, सरप्राइज तो 9 को मिल ही जाएगी, खबर ही दे दें उससे पहले। मैं समझता हूँ 2023 ईयर ऑफ सरप्राइजेज है, ईयर ऑफ न्यूज भी है, इसलिए लेट्स वेट फॉर द सरप्राइज। नहीं उस पे मैं मुत्तफिक हूँ कि खान साहब सरप्राइज देना जानते हैं, क्योंकि वो नेशनल असेंबली से जब इस्तीफे आए थे ना एंड ऑल दैट, तो उस दिन से एक आइडिया हो गया हुआ है कि तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब सरप्राइज आउट ऑफ द बॉक्स दे सकते हैं आवाम को। देखिए मैं आपसे एक मजे की बात ये शेयर करता हूँ कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग 11 तारीख को उसके बाद ही लेंगे, और 11 तारीख के बाद हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेनी है, जिसमें कोर्ट के फैसले के बाद हम लोग जाएंगे। तो उससे पहले हमारी एक पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग भी है, और यकीनन वो बड़ी अहम मीटिंग होगी जिसमें अहम फैसले होने जा रहे हैं। तो आप ये समझें कि कभी इम्कान इस बात का है कि हम 11 के बाद जाएंगे, 11 से पहले। और इस पे आके आपके पास अददी अक्सरियत अभी है, मतलब नंबर इज देयर?
नंबर तो हमारे पूरे हैं। एक दो को अगर पेट में तकलीफ भी होगी ना, कोई भी हुए, तो उससे हमारी सेहत पे इसलिए असर नहीं है कि 186 हमारा पूरा है। देखिए जो 186 है हमारे पास, वो ऑलरेडी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हम लोगों ने दी थी, हमारे पास थे ही 186, हमने 186 पूरे किए थे। तो अभी हमारे पास तो 2 4 5 नंबर ज्यादा हैं। अगर एक दो को अगर कोई प्रॉब्लम भी हो गया तो हमारी सेहत पे कोई असर नहीं है। लेकिन वासिक भाई एट दैट टाइम चीजें मुख्तलिफ थी ना। अब तो काफ लीग और तरीके इंसाफ की भी कोई इंटरनल कहीं ना कहीं रिफ्ट नजर आती रहती है, कोई पॉलिसी बयान किस किस्म के रिफ्ट नजर आती रहती है ना। आप तो तजिया निगार भी हैं, कड़ी नजर है पॉलिटिक्स के ऊपर। उस वक्त के और अभी के इस वक्त के हिसाब से पीटीआई का ग्राफ ज्यादा ऊपर है, पॉपुलैरिटी ज्यादा है, तो लोग जमातों के साथ अपनी वाबस्तगी को ज्यादा इंश्योर करते हैं आम हालात की निस्बत। तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई फियर नहीं है, हमारे इतादी भी ठीक है और हम भी ठीक है। एंड राइट आफ्टर दिस लेट्स से गिवन सिनेरियो कि आप लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हो जाते हैं, राइट आफ्टर दैट केपीएन पंजाब असेंबलीज आर गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड। डेफिनेटली बोथ असेंबलीज विल गोना बी डिसॉल्व्ड, क्योंकि ये तो हमारा एजेंडा यही है कि मकसद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को मुकम्मल करना नहीं है। मकसद ये है कि भाई पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी है उसके लिए पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है वजह, और इस वजह को खत्म करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। ये तभी होगा जब हमारे फेडरल के इस्तीफे मंजूर करें, वो भी एक खामखा का लीगल डिस्प्यूट बनाया, और वो इस्तीफे मंजूर करते ही दोनों असेंबलीज को गठे बैठ कर डिसॉल्व कर देंगे। पूरे पाकिस्तान का 65% हिस्से में इलेक्शन हो रहा है, तो ये कैसे डिनाइल में जा सकते हैं? इकोनॉमी खजाने खाली हैं तो कौन अपने सर पे लेगा? इनकी तो हिम्मत भी नहीं है। आजकल किसी एमपी ने आप लोग को अप्रोच किया तहरीक इंसाफ की, किसी ने अपडेट किया आपको कि हमें जरदारी साहब की जानिब से, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, किसी की जानिब से अप्रोच किया गया? आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरी बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी के एमपी में से किसी ने अपडेट किया या किसी ने अप्रोच किया? आप लोग तक की खबर आई इस तरह की किसी एमपी को अप्रोच नहीं, किया? मेरे तक डायरेक्टली तो नहीं आई, लेकिन खान साहब के साथ जब खवातीन एमपीएस ने मीटिंग की थी तो उन्होंने अपने कंसर्न शो किए थे कि हमें इस तरह से अप्रोच किया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है, और वो एक क्लोज रूम मीटिंग थी और उसमें ये सारी बातें डिस्क्लोज की गई थी। तो उसके बाद कोई अपडेट नहीं है सच, मतलब कि कोई फैक्टर आप लोगों के सामने नहीं उसके आया? बाद ऐसा हमारे पास अपडेट तो नहीं है, लेकिन हमारे पास अपडेट तो नहीं है, लेकिन मुखालिफ सिमत के जो हरबे वो तो हमें मालूम है ना। अकल और फहम और फरासत के साथ तो काम चलाना नहीं है। पैसों का एक अंबार लगा है जो इसी कौम से लूटा गया, उसी को इस्तेमाल करना है खरीदो फरोख्त के लिए। तो लेकिन वो टैक्टिक एक दफा आप लोग हैंडल कर चुके हैं ना पिछले इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए, एक दफा तो आपने वो टैक्टिक हैंडल कर लिया था। हमने बड़ा टफ टाइम देखा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और ये ऑगस्ट हाउस ने ये ऐसा टफ टाइम देखा है, क्योंकि मेरे नजदीक ऐसी रीत से आपकी डेमोक्रेसी वीक होती है, आप डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं करते। अच्छा, लास्ट मेरा कमेंट प्लीज दे दीजिएगा एक, कि आपको लगता है कि जो 11 वाली हियरिंग है लाहौर हाई कोर्ट की, ये एक या दो हियरिंग्स का काम तो नहीं है? व्हाट डज पार्टी थिंक अबाउट इट? क्यों नहीं है? वैसे तो मैटर सब्जुडिस है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें क्योंकि कोर्ट ने एक दिन में सबको बुला लिया है, मतलब होता ना कि आज हम हेयरिंग करेंगे स्पीकर साहब को, अब कल हम हेयरिंग 2 दिन के बाद हेयरिंग करेंगे हम लोग गवर्नर साहब को, और 6 दिन के बाद हेयरिंग करेंगे हम लोग सीएम साहब को। उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा कि भाई ये तीनों आ जाएं, फेडरल की बात भी आ जाएगी क्योंकि गवर्नर फेडरल का नुमाइंदा है, और हम लोग असेंबली वालों को भी और चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, इनको बुलाते हैं, गठे बुलाते हैं और सुनते हैं। मामला इतना पेचीदा और लंबा है ही नहीं। मामला तो सिंपल है कि भाई वो समरी भेजी गई थी और उसके ऊपर ऑर्डर निकाला गया, कैसे निकाला गया, किस आइन की रोशनी में निकाला गया, और क्या उसी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में उस समरी को सामने रखते हुए क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पहले बनती है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने दी थी वो मैटर करती थी। सो ये मेरे ख्याल में इट्स अ मैटर ऑफ अ डे और कपल ऑफ डेज, इससे ज्यादा नहीं है। थैंक यू वेरी मच वासिक भाई, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, वासिक मुबारक साहब, राना साहब, येट अगेन वासिक साहब की एक बात आई कैन एनफोर्स दैट कि खुल के बात करते हैं। सो पीटीआई तो कहीं पर डॉजी या कहीं पर भी कांपी हुई नहीं है। नहीं रैसन, मैं कब कहता हूँ वो कहाँ पे हैं, वो तो उन्होंने वेल्डिंग प्लांट और वेल्डर उनके हाथ में है, वो जहाँ जिसको मर्जी फिट कर देते हैं। वो हमारा इकलौता था बुज़दार को, उसको चीफ मिनिस्टर की सीट पर मुसल्लत करके वेल्ड कर दिया, अब परवेज भाई को वेल्ड कर दिया है, और चाबियां गुमवा देते हैं, आवाम रुल रही है, कोई सब परेशान है। यार तगड़े हैं आपसे, आप लग रहे हैं आपकी बातों में तगड़े हैं आपसे। जो आज कहते हैं कल उसके उल्ट खुद चले जाते हैं, इसलिए तगड़े हैं ना कि अवाम का एहसास नहीं। क्या खान साहब ने फरमाया था कि मैं आलू या प्याज का रेट का मुझे क्या पता, मैं आलू प्याज के लिए नहीं आया, और वाकई नहीं आए। चाहिए तो ये था कि जब ये रोटी और नान के तंदूर वालों ने एहतजाज किया कि हमें गंदम महंगी मिल रही है, उस पर एक्शन लेते। जो भी जिम्मेदार थे
एक व्हाट्सएप या डायरेक्शन चीफ सेक्रेटरी और आईजी को जानी थी, विद इन 1 आवर उसकी इंप्लीमेंटेशन थ्रू आउट हल्के के पटवारी तक और एसएचओ तक हो जानी थी। किसी की जरूरत नहीं कि वो गंदम को ब्लैक में फरोख्त करे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पर अमल नहीं करवा रहे, गरीब रोल रहा है। और उसके बाद कहते थे अब जो ब्रायलर है, लेकिन 450-500 रुपए किलो उन्होंने रेट करवा दिया। चीमा साहब ने ऑयल इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, नहीं उसको छोड़े, उस पे पाबंदी लगा दी। सर जी उसको छोड़े, लोकल फीड तैयार होती है, लोकल मेरा काम में है राणा साहब। नहीं मेरी बात, मेरा काम में है, छोड़ो। नहीं आपका काम ये होगा, लेकिन मेरा काम ये है कि ये गन्ना जो है अब जिमीदार से 300 रुपए रेट करके 250-260 में लिया जा रहा है। और जब गन्ना महंगा करके तो फिर चीनी महंगी हुई। चाहिए तो ये था कि पंजाब गवर्नमेंट जैसे मरकज में हमने सब्सिडी दी थी जिमीदार को, ये भी कुछ देते और गन्ने की बजाय उसको फैसिलिटेट करते, सब्सिडी देते, लेकिन नहीं दी। यकीन करेंगे शबाशी साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ कैबिनेट मेंबर था, हमने सूबा पंजाब में 5000 मेगावाट बिजली पैदा की थी। ये बिक्की पावर स्टेशन हेड बडलो की कसूर वाला और ये साईवाल वाला हमने बनवाए थे। तो आज खान साहब ने बिजली पैदा क्या करनी थी, पंजाब गवर्नमेंट गेम ब्लेम के अलावा कुछ नहीं कर रही। यकीन करेंगे, और जो अखाड़े का वो बच्चा गवाह हुआ है 4 लाख के, और उसको मारकर उसके घर में भेज दिया गया है। चाहिए तो ये था कि वो जालिम लोग जो हैं उनको पूछा जाता, कोई नहीं पूछ रहा। वो जैसे सारा साईवाल हुआ था ना कि मासूम बच्चों और बच्चियों के सामने उनके माँ और बाप को मार दिया गया और वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रात को बुजदार गुलदस्ता लेके चला गया हॉस्पिटल में, उन बच्चों के पास अभी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये इनकी डायरेक्शन और अट्रैक्शन अवाम के साथ है। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि जो डिप्टी स्पीकर साहब ने फरमाया, शायद वो भूल गए हैं कि उनसे पहले भी कोई डिप्टी स्पीकर पंजाब में हुआ करते थे, दोस्त मोहम्मद मजारी जी, मैंने सुना है। हजरत और वो एंटी करप्शन की जेल और इनकी वो यात्रा भी करके आए हैं। उनके साथ हमारे बुजुर्ग हैं जाहिर हसन मजारी साहब, वो भी उनके साथ उसी रगड़े में हैं। सर मैं वही अर्ज करता हूं कि ये जो हैं ये रगड़े पे रगड़ा दे रहे हैं अपने लोगों को भी जो हक की बात करते हैं, और जो मैं समझता हूं तस्बीह पढ़ते हैं खान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनके विरुद्ध के साथ साथ घूम रहे हैं। पंजाब बर्बाद कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा में 9.5 साल से इनकी हुकूमत है। यकीन करेंगे बन्नू वाला वो सानहा जब वहां पर जो दहशतगर्द पकड़े थे और वही फेडरल सब्जेक्ट है, नहीं मैं सब्जेक्ट गर्दी फिर फेडरल सब्जेक्ट नहीं, है, वहां पे छोड़े स्टेक होल्डर ही और मेरे भाई नहीं, सीटीडी और पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस जो है वो सूबाई मामला है। एक थाने में अगर दहशतगर्द बंद है, राणा साहब ये बात करेंगे फिर मुझे पूछना पड़ेगा कि ये दहशतगर्द कहां से आ गए, पुलिस वाले की किस बॉर्डर से एंटर छो है और मामला है। मेरे भाई पुलिस वाले की गन में थाने में अगर चलती है तो वो फेडरल सब्जेक्ट जो है वो अगर हमारी ड्यूटी लगेगी तो हम हाजिर हैं, लेकिन वहां खैबर पख्तूनख्वा में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, सीटीडी मरकज में हुकूमत आपकी है, तनख्वाहें नहीं दी, सीटीडी को तनख्वाहें नहीं दी, और खैबर पख्तूनख्वा को दवालिया कर दिया। और महमूद खान जो चीफ मिनिस्टर वहां का, वो अपने हल्के वो अपने हल्के में नहीं जा सकता, और वो ज़ुबान पार्क में बैठा हुआ, चार्जशीट देख लें राणा साहब की चार्जशीट बड़ी लंबी चौड़ी है। सर मैं बस एक ही जुमला कहना, मैंने इनकी चार्जशीट पे 9.5 साल खैबर पख्तूनख्वा कि सियासी मुकालमे को पंजाब का बड़ा, और ये इंटरप्ट, अच्छा हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि राणा साहब ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते हैं इन्होंने असेंबलियां नहीं तोड़नियां, इन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करनी। सर बात तो मेरी भी सुन ले राय साहब। जी जी प्लीज आप साहब प्लीज। राय साहब आप राणा साहब की मैं बात कर रहा था जो अभी इन्होंने कही कि सियासी मुकालमे को इतनी तूल दे दें, इतना बढ़ा दें कि असल जवाब ही ना देने पड़े। आज इनके पास महंगाई का कोई जवाब नहीं है, इकोनॉमी मईशत का क्या हाल है इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनको बस ये फिक्र पड़ी है कि किसी जमात के मैंडेट को कैसे चुराना है, जो कौम ने जो आवाम ने वोट दिए उसको कैसे चुराना है, उसके लिए कैसे खरीदारी लगनी है, किसका कितना रेट है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के पास कुछ भी नहीं है, आवाम को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सियासी मुकालमे को ये इतना बढ़ा देते हैं ताकि असल जवाब ही ना देना पड़े। मैं आज सर चैलेंज करता हूँ, राय साहब मेरा चैलेंज भी सुन ले। सर सुन रहा हूं मैं। राय साहब तहरीक इंसाफ और क्यू लीग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगी, इसी जनवरी में लेगी। मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि कोई अरकान असेंबली नहीं बाहर जाएगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज इलाही लेंगे।
आप उस दिन दोबारा जरूर प्रोग्राम करिएगा, या फिर असेंबली से होंगे सर, असेंबली से शो करेंगे उस दिन का। उसके बाद जी बिल्कुल करिएगा, और यही पैनल राणा साहब को जरूर मदू करिएगा। ले लांगे सर, बिल्कुल फोन से ले लांगे असेंबली डिसॉल्व सर। और मेरा ख्याल राणा साहब अगली दफा फोन पे ही आएंगे। हाँ सर, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपसे एक अर्ज भी करनी थी राय साहब, ये जी। बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं बात कर रहा हूँ, तो चले वो सदफ नईम मरहुमा, उसके चेक के लिए राणा साहब ने कहा था कि अगर पंजाब वजीर आजम ने ना दिया तो वो अपनी जेब से देंगे। तो मेरी गुजारिश है कि उसके शोहर को चेक तो नहीं दिया गया जो इमदाद का चेक देना था, वो भी सदफ साहिबा को राणा साहब की जेब से लेके दें। वो पहुंच गए हैं, 4 लोगों को पहुंच गए हैं और अता दे के आए हैं। पीएम साहब की डायरेक्शन थी, मजलम गोंदल के घर भी पहुंच गया है, और जो उसके बाद वो जो और मासूम जो नीचे आ गए थे। अब ये सदफ नईम जो है, इनका हुआ कहां पे हुआ था यार, मुझे याद नहीं पड़ रहा। और शायद बादशाह सलामत के कंटेनर के नीचे आ गई थी, वो भी किसी की मां थी, वो भी किसी की बहन थी। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? मजलूम गोंदल को गोली मार दी, कंटेनर के ऊपर मार दिया, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, और एक कंटेनर के नीचे और बच्चा मोटरसाइकिल, 4 लोग थे पुलिस वाला। हमने उनको 50-50 लाख पहुंचा दिया। राणा साहब, खान साहब को साफ देना पड़ेगा। लास्ट मिनट है, क्लोजिंग कमेंट दोनों के दे, लास्ट मिनट है, लास्ट मिनट क्लोजिंग कमेंट दे दे, लास्ट मिनट है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि परवेज लाई साहब जो है वो इत्मीनान का वोट नहीं ले सकते, और अगर वो कहते हैं कि लेना है तो ले ले, बिस्मिल्लाह, वो लेकर असेंबलियां डिसॉल्व करें, हम इलेक्शन भरपूर कंटेस्ट करेंगे, पंजाब में करोगे ना फिर, और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन यार ना भाई, ये कोशिश करें ना। और ये जो इनके एमएलए हैं वो भी वहां पर जाकर अपने इस्तीफे दे, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। राय साहब आप लिख लें, ये असेंबलियों से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है परवेज लाई साहब ने खान साहब को इतना डरा दिया कि एसएचओ रेस का उसने आ जाना है और खान साहब ने कहीं और चले जाना है। नहीं करना चाहिए। बात रिकॉर्ड कर ले सर जनाब। ये जो मेहमान वजीर आला पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं हमजा शहबाज, परवेज लाई अदालती वजीर आला सर, अदालती वजीर आला। सर मेरी बात राणा साहब, मेरी बात सुनने दें। ये वजारत आला का ख्वाब सजाए जो बंदा पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है, वो इंशाल्लाह मायूस लौटेगा। चले, थैंक यू वेरी मच, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एंड में मेरी सिर्फ दुआ ये है कि जो भी वजीर आला आए, जो भी वजीर आला रहे, अवाम के हक में हो। परवेज लाई साहब हो, हमजा शहबाज साहब हो, बुजदार साहब हो, कोई भी आ जाए यार, लेकिन अवाम के हक में हो। रीज़न ये कि मुझे बार बार यही सामने नजर आता है कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर कीमतें इतनी बढ़ गई, हमारे घर के राइट लेफ्ट ये हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। इश्यूज पाकिस्तानियों के, पंजाबियों के इससे बहुत बड़े हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब कौन होगा। खुदारा वो आए जो आपका और मेरा सोचे, अवाम के दुख दर्द का सोचे। अल्लाह हाफ़िज़।